अब हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि जो पुरुष है उसके प्रजनन तंत्र का उसका मुख्य काम क्या है ना, और उसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। तो हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब हम देखेंगे, है ना। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, अगर आप देखें थोड़ा सा ध्यान से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वैसे तो डायग्राम। ये टेस्टिस है, इन टेस्टिस से स्पर्म पैदा होते हैं, यहाँ से ये पैदा होकर इस तरीके से निकलते हैं। ये हमारी छोटी छोटी ग्लैंड्स आती हैं यहाँ पर इस तरीके से, और ये धीरे से जाकर मतलब ये यहाँ से निकलकर ये हमारा जो पेनिस का एरिया है, इस पेनिस से ये पास आउट हो जाते हैं, है ना। ये हमारा मेन जो, और यहाँ पर दो टेस्टिस होते हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, मेल के अंदर युवा अवस्था जब आती है, जिसको हम कहते हैं कि अब क्या है कि पुरुष के अंदर स्पर्म पैदा करने की क्षमता आ गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मेल का जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है। उस टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। उसका मुख्य काम क्या है कि वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो हमारी टेस्टिस है, मेल के अंदर टेस्टिस है, उस टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्स बने हुए हैं, 15 से 16 लोब्स हैं। उन लोब्स के अंदर क्या है, कमरे बने हुए हैं। उन कमरों के अंदर क्या है, उनको बोलते हैं ICSH, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। वो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या है, वो क्या करती हैं, स्पर्म को पैदा करती हैं। टेस्टिस हो गया, उस टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हो गया जो काम करता है। उस टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टिस के अंदर बहुत छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, छोटी छोटी सेल बनी हुई हैं, इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स के अंदर से स्पर्म पैदा होते हैं, और वो वैसे ही पैदा होते हैं जैसे एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा उठ के तुरंत थोड़ी चलने लग जाता है। बच्चा अगर किसी जानवर का है तो वो तो खड़ा भी बड़ा मुश्किल से होता है, और इंसान का तो बिल्कुल ही नहीं खड़ा हो पाता। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें उस स्पर्म के अंदर आती हैं। वो स्पर्म वहां से इंटरस्टिशियल सेल से बनता है, और वो धीरे जाकर यहाँ पर एक लेयर है, इसको बोलते हैं इपिडिडाइमस, है ना। इपिडिडाइमस बोलते हैं। इपिडिडाइमस में इसकी ट्रेनिंग होती है कि ये बच्चा, ये जो स्पर्म है, ये कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे फ्लूइड में जाएगा, कैसे अपने आप को जिंदा रखेगा। तो इपिडिडाइमस टेस्टिस का ऊपरी हिस्सा है, तो यहाँ पर आके इसकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होती है। लेकिन स्पर्म कहाँ पैदा हुआ, हमारे ICS में होता है, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उस स्पर्म को पैदा करते हैं। वो स्पर्म जब पैदा होगा तो वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलकर स्पर्म क्या है, बाहर निकलकर ये वासा डिफरेंट या डिफरेंट डक्ट से होते हुए निकलता है, और सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, सेमिनल वेसिकल्स के पास। सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड है, छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से निकले, मान लीजिए सेमिनल वेसिकल्स है ना। ये सेमिनल वेसिकल जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल्स एक छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं जिनसे फ्लूइड बनता है, और ये फ्लूइड के साथ जब स्पर्म मिलता है तो ये और ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में हो जाता है। फिर आगे जाकर प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती है इसे, प्रोस्टेट ग्लैंड से और चिपचिपा पदार्थ इसके अंदर मिलता है। कहते हैं कि 30% जो चिपचिपा पदार्थ है दूधिया कलर का है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड इसको देती है। यानी कि जो हमारे स्पर्म पास आउट होते हैं, तो अभी ये स्पर्म बना, लेकिन कई सारे फ्लूइड जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। सीमन बोलते हैं, है ना। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है, बीजेपी है, लेकिन यहाँ पर सब बहुत सारे गठन जब मिलते हैं, बहुत सारी पार्टियां जब मिलती हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग दल मिलते हैं, तो उसको क्या नाम दे दिया, एनडीए दे दिया, है ना। एनडीए का मतलब बहुत सारी पार्टियों का एक ग्रुप है। ऐसे ही स्पर्म एक अलग चीज है। स्पर्म के साथ 2-3 फ्लूइड मिलते हैं, जब वो 2-3-4 फ्लूइड आपस में मिल जाते हैं, स्पर्म को बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो जब भी हमें पुरुष का टेस्ट कराना होता है तो उसको बोलते हैं सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस टेस्ट है जिसके बारे में पता चलता है कि हमारे स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म की क्वांटिटी कैसी है, स्पर्म का नेचर कैसा है, स्पर्म की मूवमेंट कैसी है। ये सारी कंडीशन हमें स्पर्म के बारे में जो जानकारी है वो हमें सीमेन एनालिसिस से मिल जाता है। सीमेन एनालिसिस से हम स्पर्म की बात समझते हैं। अब जब स्पर्म पैदा हुए तो सेमिनल वेसिकल्स
प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके साथ मिक्स होकर यहाँ से जूस जो है, जूस यहाँ से जो भी स्राव निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं, इनके साथ मिक्स होकर इंटरकोर्स के दौरान, इंटरकोर्स क्या है, जब एक पुरुष और एक स्त्री मिलते हैं तो उस प्रोसेस को इंटरकोर्स कहते हैं। इस इंटरकोर्स के दौरान जो मेल के स्पर्म है वो फीमेल के वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं, और वहाँ से जब हमने फीमेल का डायग्राम देखा था, यानी कि ये फीमेल का डायग्राम है इस तरीके का, है ना, ये इस तरीके का ओवरी निकली यहाँ से, है ना, और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब है। तो जैसे यहाँ से ये वेजाइना का हिस्सा है, जैसे स्पर्म यहाँ से निकलते हैं, ये स्पर्म आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एग आ रहा है, यहाँ पर एग आ रहा है, यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपस में मिलते हैं और इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में ही मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं। फैलोपियन, ऐसा नहीं कि स्पर्म यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर एग आ गया तो ये फर्टिलाइज होगा, यहाँ आने के बाद में स्पर्म जो हमारा एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। 99% जो है एग जो फर्टिलाइज होगा वो यहीं पर होगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही एग फर्टिलाइज होगा, क्योंकि यहाँ तक आते थे उसकी जान ही निकल गई है, अब वो रैप्चर होने वाला फट गया है, जैसे फट गया तो फिर तो फर्टिलाइज होगा ही नहीं, है ना, उसका अंदर का मटेरियल सब बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेल का जो स्पर्म है उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी पर वर्ड जो जोड़ा गया है, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छे होनी चाहिए। कहते हैं कि एक बार इजैकुलेशन में लगभग कितने 2.5 ml, लगभग 3 ml के करीब में, 3 ml के करीब में स्पर्म पास आउट होते हैं, सीमेन पास होता है। उस सीमेन में 3 ml के करीब में 30 से 40 करोड़ स्पर्म पास आउट होते हैं। कितने? 30 से 40 करोड़ स्पर्म निकलते हैं जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं। और एक चीज़ और ध्यान करना है, जो हमारे स्पर्म निकलते हैं इसका नेचर क्या है? इसका नेचर अल्कलाइन है। जो फीमेल की वेजाइना है इसका नेचर एसिडिक है, और ये हाईली एसिडिक है, ये हाईली अल्कलाइन है। ये अल्कलाइन बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल की वजह से। प्रोस्टेट ग्लैंड के केमिकल के साथ जब ये मिलता है, स्पर्म हमारे मिलते हैं, तो ये अल्कलाइन नेचर ले लेते हैं, और यहाँ हाईली एसिडिक है। तो हाईली एसिड और हाईली अल्कलाइन जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? ये खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। यानी कि जितने स्पर्म बने 40 करोड़ में से तो 20 करोड़ तो यहीं पर मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ युद्ध होता है एक तरीके का। यहाँ पर एसिड और अल्कलाइन आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? बफर सिस्टम तैयार होगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ एसिड है, यहाँ अल्कलाइन है, आपस में मिलते हैं, यहाँ स्पर्म पहुँचते हैं। तो यहाँ की एसिडिटी पर भी डिपेंड करता है कि ये स्पर्म कितना आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा एसिड है तो सारी मर जाएंगे, या हल्का फुल्का एसिड है तो आधे मरेंगे आधे जिंदा रहेंगे, है ना। एक युद्ध में कितने 100 लोगों को भेजा जाता है, ये उम्मीद करके हमें माना जाता है कि 100 में से 10 ही वापस आने वाले हैं। तो हम ये थोड़ी कि 10 को भेजेंगे, वो 10 तो आएंगे नहीं। अगर किसी युद्ध में हमें पता है कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो लाखों सैनिकों को भेजा जाता है ना। तो हमें भी पता है कि लाखों में से कुछ हजार ही वापस आएंगे, बाकी तो सारे वहीं पर ढेर हो जाएंगे। तो ऐसे ही 30 से 40 करोड़ स्पर्म जब यहाँ एंटर करते हैं तो जैसे ये एसिड में जाते हैं, एंटर होते हैं, ये सब जल जाते हैं। तो उसमें से केवल और केवल 10 से 20 करोड़ यानी आधे ही स्पर्म बचते हैं। वो भी जब ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर बढ़ते बढ़ते कुछ की सांस फूल जाती है, किसी को अस्थमा हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, कई स्पर्म अच्छे नहीं होते। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसमें 10 से भी 5 करोड़ ही रह जाते हैं। अब ये 5 करोड़ जब यहाँ तक पहुँचते हैं उसमें से भी 2.5 करोड़ ही रह जाते हैं, क्योंकि ये दूरी इतनी ज़्यादा है। तो अच्छी क्वालिटी के हमें चाहिए, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए। तो यहाँ पर पहुँचे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये कुछ हजारों में ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अब ये हजारों की संख्या में जब चारों तरफ से इसको एग को, ये हमारा एग हो गया, इस एग के चारों तरफ से अटैक करते हैं, इस तरीके से अटैक करते हैं, इस तरीके से अटैक करते हैं, इसको अंदर घुसने की कोशिश करते हैं स्पर्म। और इनमें से जो भी स्पर्म सबसे ताकतवर होगा या कोई वीक पॉइंट ऐसा होगा, कोई वीक लेयर होगी, और वहीं से ये एंटर कर जाएगा। और जैसे ये एंटर करता है ये सारा का सारा एरिया क्या है? बहुत सख्त हो जाता है। फिर दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता है, फिर दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता है। तो एक ही स्पर्म इसमें एंटर करेगा, और 2 स्पर्म हो गए
तो फिर वो पूरी की पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि मेल के कैरेक्टर ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे, फिर उल्टे पुल्टे अंग ऑर्गन जो आ जाते हैं, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होना। यानी कि यहाँ पर 2 स्पर्म अंदर घुस गए और वो जो डेवलपमेंट होगा वो वैसे ही होगा जैसे किसी की सूंड कहीं से कहीं निकल रही है, किसी की पूंछ कहीं से कहीं निकल रही है, किसी का हाथ यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है। तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है? एक एग, एक स्पर्म आपस में मिलते हैं और ये एक और एक जब 2 बनते हैं तो इसको हम जायगोट कहते हैं, है ना। एक और एक जो आपस में मिलते हैं इसे हम क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। यानी कि जायगोट क्या है? जायगोट क्या है? ये बेसिक यूनिट है किसी भी बच्चे की, यानी कि बेसिक इकाई है। यहां से एक नए जन्म की, एक नए जीव की शुरुआत होगी। तो ये जायगोट आगे जाकर मल्टीप्लाई करता रहता है, बहुत 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, इस तरीके से डेवलप होता रहता है। और इसको हम फिर बोलते हैं, यही जब आगे जाकर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ये स्थापित हो जाता है और इसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी ठहर गई है। तो यहाँ पर 2 चीजें निकल कर आई कि हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए, क्योंकि जब हमारे 40 करोड़ स्पर्म पैदा हो रहे हैं, 30 से 40 करोड़ स्पर्म पैदा हो रहे हैं, तब यहाँ पर कुछ हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। और किसी के 10-20 ही करोड़ हो रहे होंगे तो 10-20 में से तो आधे तो वैसे ही यहाँ पे मर जाएंगे, 5 करोड़ रह जाएंगे, 5 से ऊपर पहुँचते पहुँचते ये 2-4 हजार पहुँचते हैं और 2-4 हजार स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो एग को फर्टिलाइज करने के लिए कम से कम 5 से 10 हजार स्पर्म चाहिए ही चाहिए कि उस एग को फर्टिलाइज करें। तो क्वांटिटी तो हमें चाहिए कि हमें 30 से 40 करोड़ स्पर्म होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तो शहीद ही हो जाएंगे। अब दूसरी क्वालिटी, वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब मैं 100 लोगों को दौड़ाऊं, लेकिन 100 लोग और दौड़ 1 किलोमीटर की है, 100 में से 100 ही आधे किलोमीटर पर जाके सारे थक गए, वहीं पर ढेर हो गए, तो 1 किलोमीटर तक तो कोई पहुंचे ही नहीं ना। तो इसलिए क्वालिटी भी चाहिए कि 100 लोग ऐसे हों, तंदुरुस्त हों कि 2-4 अगर 10-20 मर भी जाएं, गिर भी जाएं, तो कुछ तो पहुंचे वहां तक। तो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म भी हमें चाहिए, अच्छी क्वालिटी के स्पर्म भी हमें चाहिए। अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जब होंगे तब जाकर एग को ये फर्टिलाइज कर पाएंगे और फर्टिलाइज होने पर ही प्रेगनेंसी ठहरेगी। अब इसमें पुरुषों के यहाँ पर यानी कि मेल के अंदर कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं? पहला कि स्पर्म पैदा ही नहीं हो रहे, तो ये होता है अनडिसेंडिंग कंडीशन में। अनडिसेंडिंग कंडीशन में क्या होगा कि ये टेस्टिस जो हमारे बॉडी से बाहर लटकने चाहिए वो बॉडी से बाहर नहीं लटक पा रहे हैं और वो अंदर ही है, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है। यानी कि यहाँ पे तो फैक्ट्री गायब हो गई, जहाँ से स्पर्म बनने चाहिए थे स्पर्म की फैक्ट्री नहीं है, है ना। और उसमें भी क्यों है? क्योंकि जो हमारे स्पर्म है मेल के अंदर वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। यानी कि बॉडी से सारे ऑर्गन्स अंदर हैं, लेकिन केवल जो हमारे स्क्रोटम है यानी कि टेस्टिस है ये बॉडी से बाहर लटके हुए हैं, क्योंकि स्पर्म बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर ही बनते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो स्पर्म बनने के लिए स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 से ज़्यादा का अगर बॉडी का टेम्परेचर होगा तो स्पर्म नहीं बनेंगे। इसलिए कई सारे लोगों को आपको साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर वगैरह नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि बॉडी से अगर टच हो रहे हैं आपके स्क्रोटम तो बॉडी की हीट से भी आपके स्पर्म नहीं बनेंगे। तो बहुत सारे लोगों में इम्पोटेंसी का कारण मेल के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर वगैरह पहनने की वजह से भी हो सकता है कि उनके अंदर स्पर्म ना बने, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर से ही सेम टेम्परेचर इसका हो गया, बढ़ गया हीट से, तो हीट जब पैदा होगी तो स्पर्म अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया कि यहाँ पर स्पर्म प्रॉपर बनने चाहिए, दूसरा प्रॉपर तरीके से क्वालिटी और क्वांटिटी में बनने चाहिए, और यहाँ से जब ये आगे बढ़ेंगे तो स्पर्म को एक लुब्रिकेशन चाहिए, आगे बढ़ने के लिए एक माहौल चाहिए, जिंदा रहने के लिए एक माहौल चाहिए। जो माहौल कौन देता है? वो सेमिनल वेसिकल्स देता है ना, और दूसरा कौन देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। तो यहाँ से भी चिपचिपा पदार्थ बनना जरूरी है, तो इसका भी जरूरी है। और तीसरा जो है कि स्पर्म सही बने, सही क्वांटिटी में बने, ताकतवर बने, लेकिन उनका डिफेक्टेड पीस बने। मैंने कहा ना डिफेक्टेड पीस का मतलब क्या हो गया कि बने तो 40 करोड़ ही हैं, स्पर्म बने 40 करोड़ हैं, सारे के सारे अच्छे बने हैं, लेकिन वो डिफेक्टेड बन गए।
जूता पूरा सेम वैसा ही है, लेकिन कहीं उसमें छेद हो गया तो वो क्या हो गया, डिफेक्टेड हो गया। तो जैसे स्पर्म बने, उसकी 2 पूंछ निकल गई, उसके 2 मुंह निकल गए, वो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, वो इधर उधर बन गया, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि स्पर्म के बनने की प्रोसेस में क्या है। स्पर्म को कौन बनाता है, टेस्टिस बनाती है। टेस्टिस कैसे बनाएगी, टेस्टोस्टेरोन से बनाएगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन बनाता है, LH और FSH हार्मोन बनाता है। मेल के अंदर भी LH और FSH हार्मोन हमारी टेस्टिस के ऊपर काम करते हैं, और ये LH और FSH हार्मोन कहाँ से बन रहे हैं, वो एंटेरो पिट्यूटरी से बन रहे हैं। एंटेरो पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, तो हमारी हाइपोथैलेमस कर रही है। हाइपोथैलेमस को कौन कर रहा है, तो हमारी पीनल ग्लैंड कर रही है। तो ये सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए। ये सिस्टमेटिकली जब काम होगा तो फिर हमारे स्पर्म प्रॉपर तरीके से बनेंगे। तो युवा अवस्था में यानी कि लड़कों में ये माना जाता है कि 12 से 13 साल की उम्र के बाद स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, और ये माना जाता है कि अब उनके अंदर जो है वो एग को फर्टिलाइज करने की क्षमता पैदा हो गई है। तो इस तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी में मेल के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस है, फीमेल के अंदर एग बनने की प्रोसेस है। ये आपस में मिलते हैं, जायगोट बनते हैं, और फीमेल को एक एक्स्ट्रा एक ऑर्गन दिया है जो मेल के पास नहीं है। मेल के पास यूट्रस नहीं है। मेल के पास यूट्रस नहीं है, तो यूट्रस कहाँ है, फीमेल के पास है। तो यूट्रस क्या है, एक ऐसा कमरा है, उस कमरे के अंदर उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसके खान पान का ध्यान रखा जाता है, उसे बाकी सभी बीमारियों से अलग रखा जाता है, बाकी सब दिक्कतों से बचा कर एक जगह पर डेवलपमेंट किया जाता है। वो फीमेल का यूट्रस है जो भगवान ने उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्गन के रूप में दिया है।